हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज मैं बताने वाला हूं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। किसको? तो भारतीय पुरातत्व जो है इसका पिता क्या, तो इसके पिता भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। क्या क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, कहां? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदारो से। कहां से प्राप्त हुए सिंधु घाटी में विशाल स्नान घर के अवशेष? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदारो से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका सबसे बड़ा नगर कौन है? किसका? तो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा नगर। कौन सा नगर मतलब जो है वो कौन सा है? तो है मोहनजोदारो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदारो है। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है। तो लोथल जो है ये कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्या क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, क्या थी? तो थी हड़प्पा मोहनजोदारो। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। सबसे पहले तो ये देखिए कि किसकी रचना, तो इंडिका की। किसकी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ, ये जो है ग्रंथ है इंडिका, इसकी रचना किसने की या फिर इसके रचयिता कौन है। तो किसने की थी इसकी रचना? तो ये की थी मेगास्त्री जी। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्त्री जी ने की थी। और ये जो क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा ही कि इंडिका की रचना किसने की, या फिर रहेगा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की, इसके रचयिता कौन थे। किसी तरह से भी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन ये जरूर आएगा, इसलिए जरूर याद रखिएगा कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका है इसकी रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया। ऑप्शन हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में, तो सबसे पहले जो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, किसकी शुरुआत? तो धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ये प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये की थी अशोक ने। किसने की थी प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत? तो अशोक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किसने? तो उदयीन ने किस नदी के संगम पर की थी। मतलब पाटलिपुत्र नगर जो है यानी पटना, जिसका अभी नया नाम है, पुराना नाम पाटलिपुत्र था, इस नगर की स्थापना किसने की? तो इससे एक क्वेश्चन का हमको आंसर और जरूर पता चलता है कि उदयीन ने की थी। किसने की थी? तो उदयीन ने की थी। अब ये किस नदी के संगम पर की थी? किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा के नदी के संगम पर भी, सोन पुनपुन, यानी इन सभी के संगम पर की थी, यानी गंगा सोन पुनपुन। ठीक है, ये तीनों नदी है, इस सभी के संगम पर की थी। किसकी की थी स्थापना? तो पाटली नगर की स्थापना उदयीन ने की थी। ठीक है, यही पूछ रहा था कि किस नदी के संगम पर की थी, ये नहीं पूछ रहा कि किसने स्थापना की, ये तो बता ही दिया क्वेश्चन ही कि उसकी स्थापना की थी उदयीन ने। इससे एक और क्वेश्चन पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयीन ने की। अब किस नदी के संगम पर की थी? तो गंगा सोन और पुनपुन, इन सभी के संगम पर की थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। मतलब किसके उल्लेख, अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इन सभी में से यानी किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसका? तो क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट होता है ना उसको समझिए कि अभिलेख किसके अभिलेख में, तो में भूमि दान किसका? तो भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है भूमि दान का उल्लेख? तो ये मिलता है प्रभावती गुप्त में। किसमें? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था ये भारत में आया था। ठीक है, अब ये किसके दरबार में आया था? उस समय किस शासक के दरबार में आया था? ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। कहाँ? तो एलोरा में। कहाँ पे? तो एलोरा में कैलाश मंदिर जो है एलोरा में, उसे किस राजवंश ने, कौन सा राजवंश था जिसने उसे निर्मित करवाया था या फिर बनवाया था? किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट ने एलोरा में कैलाश मंदिर निर्मित करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर डी।
उसका बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सबको पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। क्या क्वेश्चन था कि किस काल में, कौन सा काल था जिसमें वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो किसके काल में, तो उत्तर किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुई थी, तो वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। किसमें, तो मनुस्मृति, किसमें, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में, तो 8 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। किसने, तो भीम जो थे उन्होंने हिडिंबा के साथ शादी किया था। ठीक है, विवाह किया था। अब उन्होंने उनके साथ जो विवाह किया था उस विवाह का नाम क्या था, वो कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो वो किया था गंधर्व विवाह। क्या किया था, तो गंधर्व विवाह। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया, तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो तलवंडी जो है इसमें किस प्रसिद्ध संत का, वो कौन से प्रसिद्ध संत थे जिनका की जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ किनका हुआ था, तो गुरु नानक का। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। इसमें तो ऐसे दिया क्वेश्चन कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु नानक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। क्या है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है, तो कौशिकी उपनिषद का। किसका, तो कौशिकी उपनिषद का क्या है, तो आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध का जो उपदेश का संकलन है वह किसमें है। बुद्ध का जो उपदेश है उसका संकलन मतलब एक साथ, उसका संकलन किसमें है, तो सूत पिटक में। किसमें है, तो सूत पिटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सूत पिटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो यह है रायसेन में। सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, क्या, तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह रायसेन में। कहाँ स्थित है, तो रायसेन में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास, भभूति, शुबुंदु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। ये जो कालिदास थे, ठीक है, भभूति थे, शुबुंदु थे, बाणभट्ट थे, ये चारों जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे, तो शैव धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे। तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे, तो 84,000 स्तूप बनाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे, तो 84,000 स्तूप बनाए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है। क्या, तो तहकीक ए हिंद जो है ये किसकी यात्रा वृतांत है, तो अलुब्रीन का। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है, तो अलुब्रीन का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त काल में, किस काल में, तो गुप्त काल में। अब पूछ रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री, को चीनी यात्री, चीन से आया हुआ यात्री को क्या कहेंगे, चीनी यात्री। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो था वो भारत में आया था, कौन था, तो फहान। ऑप्शन हो जाएगा बी, फहान जो था ये गुप्त काल में चीनी यात्री एक तो था पहले, तो फहान, और ये जो था गुप्त काल में चीनी यात्री था और ये भारत में आया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, फहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बेनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। मतलब ये जो फ्रांसवा बेनियर था जिस देश से भारत आया था उस देश का क्या नाम था। पहले ही देख लीजिए कि अगर नहीं भी याद रखे तो ऐसे याद रख लीजिए कि फ्रांसवा बेनियर नाम है इसका। अब इसका नाम में पहला वर्ड क्या है, फ्रां, मतलब ये फ्रांस से आया था। कहाँ से आया था, वैसे तो फ्रांस से आया था, लेकिन आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि अगर नहीं याद हो, एग्जाम में नहीं याद आता हो तो इस तरह से याद रखिएगा कि फ्रांसवा बेनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फ्रांस। फॉर फ्रांसवा और इसका हो जाएगा देश से आया था उसका भी फ्रांस हो गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। किसका, तो भारत की जो डाक व्यवस्था है किसमें, तो भारत जो है ना अपना इसका जो डाक व्यवस्था किस तरह से चलता है, किसमें क्या है, इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। किसने किया था, तो इब्न बतूता ने। किसने किया था, तो इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्या क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस कौन, तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के समय में दरबार में आया था। किसके समय आया था, तो जहांगीर के समय में। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के समय में दरबार में आया था, तो जहांगीर के समय। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। ये जो गुरु नानक जी हैं इनका संबंध किस धर्म से है, तो ये सिख धर्म से है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, तो गुरु नानक जी का संबंध सिख धर्म से है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। सलीम चिश्ती किसका नाम है, तो सलीम चिश्ती जो है इसकी दरगाह जो है ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो आगरा में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो आगरा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाल का सही परिचय है। तो अंडाल का सही परिचय क्या है कि वह एक अलवर स्त्री थी। वह क्या थी, तो वह एक अलवर स्त्री थी। अंडाल का सही परिचय क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है कि अंडाल का सही परिचय इस चारों में से कौन है। तो वह अलवर स्त्री थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से बताना है कि विष्णु को अपना पति कौन मान, तो विष्णु जो को अपना पति कौन मानती थी, तो कौन मानती थी, तो अंडाल मानती थी। ऑप्शन में हो जाएगा बी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो अंडाल जो थी ये विष्णु को अपना पति मानती, विष्णु भगवान को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि काशी में प्रसिद्ध क्या है क्वेश्चन कि काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, कहाँ पे, तो काशी में जो है जगह वहां पे किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। ये चार संत का नाम दिया, ये प्रसिद्ध संत है। अब इनमें बताना है कि किनका जन्म काशी में हुआ था, तो वल्लभाचार्य का। किनका, तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। क्या क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद, क्या क्वेश्चन कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो ये क्या कहा गया, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को। किसे कहा गया, सुल्तान उल हिंद, तो ये कहा गया ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया। तो फतेहपुर जो सीकरी है इसको राजधानी किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया, तो अकबर ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है। ये कितना बार कितना मॉडल सेट में आप पढ़े होंगे, कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो देखेंगे उसमें पढ़ेंगे कि गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गौ से गोपुरम, गौ से मंदिर, यानी कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर से। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। क्या क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश थे उनका नाम था, उनका क्या नाम था, उनका नाम था गजपति। क्या नाम था उनका, तो गजपति नाम था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। क्या क्वेश्चन करा कि विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो कि तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था। विजयनगर जो साम्राज्य था, ठीक है, अब उसका अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप मतलब तिरुपति के पास था, अब उसका नाम क्या था, तो चंद्रगिरी उसका नाम था। क्या था उसका नाम, तो उसका नाम था चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के गणपति राज की स्थापना हुई थी किसकी, तो उड़ीसा के जो गणपति राज है अब इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, तो उड़ीसा के गणपति राज की। तो ये थी 1435 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1435 ईस्वी में उड़ीसा के गणपति राज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। उसका अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस के मैत्री का आधार तैयार किया। क्या क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस किसके, तो भारत और रूस के मैत्री मतलब मित्रता का आधार तैयार किया है। किसने किया है, तो ये किया था अफांसी निकेतन ने। किसने किया था, तो अफनाशी निकेतन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अफनाशी निकेतन ने क्या किया था, तो ये अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस की मित्रता का वर्णन किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, अफांसी निकेतन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय की भवन की संज्ञा दी थी। किसको विजय भवन की संज्ञा दी थी, तो महानवमी के डिब्बे को। किसको विजय भवन की संज्ञा दी थी, तो महानवमी के डिब्बे को। अब किस विदेशी यात्रा ने ये संज्ञा दी थी, तो ये दी थी डेमेंगोस पेज ने। किसने ये दी थी, तो डेमेंगोस पेज ने ये संज्ञा दी थी। ठीक है, विजय भवन की संज्ञा दी थी डेमेंगोस पेज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, आमुक्त मालादय किसने लिखी है। क्या क्वेश्चन है कि आमुक्त मालादय किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो कृष्णदेव राय ने लिखी है। कृष्णदेव राय ने क्या लिखी है, तो आमुक्त मालादय लिखी है। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही संबंधित है, तो दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है, बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब, इस चारों में से किससे संबंधित है। क्या, तो दीन ए इलाही, तो ये अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये क्या था? अकबर ने। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा टी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लाया? ये तो क्या है कि सर्वप्रथम मुगल सम्राट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। अब उस पर प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लगाया था? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाली क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलेला होती है। क्या है? आईनी के अनुसार, ठीक है, आईनी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल फसलेला थी। तो कितनी थी? तो 3। कितनी थी? 3 थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परंगना मुगल काल में था। तो परंगना मुगल काल में क्या था? ये परंगना जो था ये मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परंगना मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईनी अकबरी के अनुवादक कौन है? किस किसके? तो अकबरनामा एवं आईनी अकबरी के अनुवादक कौन है? ठीक है, ये बताना है आपको कि अकबरनामा और आईनी अकबरी का अनुवादक कौन है। तो ये जो बेवरिज भी इसका अनुवादक है, जेरेट भी है और ब्लैकमैन भी है, यानी कि ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये सभी जो है ये अकबरनामा एवं आईनी अकबरी के अनुवादक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है। तो W.H. मोरोलैंड जो है ये क्या है? तो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? W.H. मोरोलैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, W.H. मोरोलैंड जो है ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है। अगला क्वेश्चन है कि जीतल क्या था? तो जीतल जो था ये शास्त्र था, वाद्य यंत्र था, सिक्का था कि उपाधि था? तो जीतल क्या था? तो जीतल जो है एक सिक्का था। जीतल क्या था? तो जीतल सिक्का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर से नाम के जाना जाता है? मतलब 4 मुगल बादशाह का नाम दिया, इसमें बताना है कि आलमगीर के नाम से। किसके नाम से? तो आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है ये आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं भी याद रहे तो और से आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब। और से औरंगजेब जो होता है ये किस नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन था? क्या क्वेश्चन है कि ये 4 इतिहासकार का नाम दिया हुआ है, इसमें से बताना कि कौन अकबर का समकालीन था। ठीक है, तो कौन था? तो बंदायूनी। कौन था? तो सॉरी बंदायूनी। कौन था? बंदायूनी जो था यह अकबर के समकालीन इतिहासकार था। ऑप्शन हो जाएगा बी, बंदायूनी। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों में समानतम महानतम सम्राट माना जाता है। किस मतलब जो मुगल सम्राट, कितने मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने भारत पे राज किया था? ठीक है, कितने थे जिन्होंने राज किया था? उनमें से सबसे महान सम्राट किसे माना जाता है? मुगल सम्राट जो उसमें जितने मुगल सम्राट हुए उनमें सबसे ज्यादा महान सम्राट किसे माना जाता है? तो माना जाता है जलालुद्दीन अकबर को, या फिर अकबर भी ऑप्शन में रह सकता है, अकबर, या फिर पूरा नाम उसका जलालुद्दीन अकबर है, ये भी रह सकता है। तो हो जाएगा मुगल सम्राटों में समानतम महानतम मुगल सम्राट किसे माना जाता है? तो जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल का अर्थ है किसका? तो सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो पूर्ण है, या फिर क्या है? तो सार्वभौमिक शांति भी है। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? तो पूर्ण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब सबसे ऊंचाई पर थी? किसके समय मुगल कालीन चित्रकला के किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, यानी सबसे ऊंचाई पर थी? तो अकबर के समय में। किसके समय में? तो अकबर के समय में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अब हुमायूंनामा तो किसने लिखा? तो गलबदन बेगम ने लिखा। अब ये किसके आग्रह पर लिखा? तो अकबर के आग्रह पर। किसके आग्रह पर लिखा? क्या है? तो गलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। किसने लिखा था? तो गलबदन बेगम ने। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका किसके आग्रह पर लिखा था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला क्वेश्चन है कि रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। क्या क्वेश्चन है कि रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो कौन रहती थी रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में? तो रहती थी जहांआरा। क्या कौन रहती थी? तो जहांआरा जो थी यह रदारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? तो भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? हुमायूं ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था कि औरंगजेब ने किया था? तो भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था। किसने किया था भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। यह याद ही रखना है, अगर नहीं भी एग्जाम में तो आएगा ही, अगर नहीं भी आए तो फिर भी आप याद रखिए कि VVI क्वेश्चन है, नहीं अभी आ रहा है तो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन में हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किससे जुड़ा है, ये तो कॉर्नवालिस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा है, तो कॉर्नवालिस से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जिम्मेदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, क्या क्वेश्चन है कि कंपनी के काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग में किया जाता था उस शब्द कौन सा था, वो था राजा का, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझ ले कि कंपनी का काल मतलब ब्रिटिश शासन जिस समय तक, कंपनी का काल उसी को कहते हैं। अक्सर शक्तिशाली मतलब जो शक्तिशाली राजा या जमींदार रहते, सॉरी अक्सर शक्तिशाली जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा खेती रहती है उसी को ना जमींदार कहते, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो राजा का प्रयोग किया जाता, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा महताब चंद्र का जीवन काल था, किस महाराजा का, तो महाराजा महताब चंद्र का। किस महाराजा को, तो महताब चंद्र जो थे इनका जीवन काल कितना से कितना वर्ष तक था, तो ये 1820 में जन्म हुआ था और 1879 यानी कि 1820 में जन्म हुआ था और 1879 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है, क्या क्वेश्चन है कि बंगाल में, ठीक है, और बिहार में, बंगाल जो है और ये बिहार है, ठीक है, इसमें अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है या किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। किससे है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस रिपोर्ट का संबंध, कौन सा रिपोर्ट है जिसका संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है, कौन सी रिपोर्ट का, तो 5वीं रिपोर्ट का। कौन सी रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है, तो 5वीं रिपोर्ट का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, कौन सा आयोग, तो दक्कन दंगा आयोग, ये जो है ये कब गठित हुआ, तो ये 1875 ईस्वी में गठित हुआ था, ठीक है। फिर से समझिए कि दक्कन दंगा आयोग जो था ये किस वर्ष गठित हुआ था, तो ये हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक का सिद्धांत का संबंध है किसका, तो व्यापक का सिद्धांत का संबंध किससे है, लॉर्ड कार्जन से है, डलहौजी से है, लिट्टन से है, मिटो से, किससे है, तो व्यापक का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से। किससे है, डलहौजी से। ऑप्शन में हो जाएगा बी, व्यापक का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, किसका, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 में विद्रोह हुआ था सबको पता है। अब इसका कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, इसके नेतृत्व कानपुर में कौन किए थे, ठीक है, तो किसने किए थे, तो नाना साहब किए थे। कौन किए थे, तो 1857 विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, तो नाना साहब ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, कहाँ पे, तो मेरठ में जो छावनी थी उसमें सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, किस मतलब उस कौन दिन था, कितना कौन सा वर्ष था, तो वो था 10 मई और 1857, ठीक है। मेरठ के छावनी में सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है, ये जो फिरंगी है ये किस भाषा का शब्द है, फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का फिरंगी शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। अगर आप लोगों को नहीं याद रहे तो ऐसे ही कर लीजिएगा, फिरंगी यानी फौसे फारसी फौसे फिरंगी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है, तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसी के दौरान मतलब इसी के समय में सागर एवं किसके, तो सागर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था, किसने किया था, तो बख्तवली ने भी किया था, मर्दन सिंह ने भी किया था, बोधन दोआ ने भी किया था, यानी इन सभी ने क्या किया था, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था, ठीक है। ये तीनों ने किए थे, ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया। क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांति के दमन के बाद, किसके बाद, तो क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेपाल गए थे, ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो जो है नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल भी गई थी, ठीक है। अब हो सकता है इसमें ऑप्शन में नाना साहब नहीं रहते, कोई और रहता था, सिर्फ बेगम हजरत महल ही होती, या फिर अगर क्या कहते हैं बेगम हजरत नाना साहब नहीं होते या बेगम हजरत महल होता, और या फिर बेगम हजरत महल नहीं होता नाना साहब ही रहता, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए कि दो लोग गए थे क्रांति के दमन के बाद, न कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, तो नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल भी गई थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ गिरफ्तार किया था। 1857 के जो क्रांति के प्रमुख नेता थे, कौन नेता थे, अब ये भी प्रमुख नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। अब इनको हडसन ने, किसने, तो हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया लिया था, किस जगह से। 1857 के क्रांति में के जो प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर, उसको हडसन ने किस जगह से गिरफ्तार कर लिया था, कहाँ से, तो हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से गिरफ्तार कर लिया था, तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, किसने, तो हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर के 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। वो कौन महिला थी जिसने कि सतारा में, उज्जैन में, ग्वालियर में, वो कौन सी महिला थी जिसने तीनों जगह में 1838 से लेकर के 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध खूब षड्यंत्र किया था। वो कौन महिला थी, वो थी महारानी बेजाबाई सिंधिया। महारानी बेजाबाई जो सिंधिया थी, जो सतारा में, उज्जैन में, ग्वालियर में और आदि और भी एक दो जगह उस इसलिए लिखा हुआ है आदि, यानी कि एक दो और जगह होगी। इसमें 1838 से लेकर के 1863 ईस्वी तक अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र करती रही। ठीक है, वो हमारी थी महारानी बेजाबाई सिंधिया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 के जो विद्रोह है, क्या है, 1857 के विद्रोह को, इसको सबसे पहले यानी प्रथम यानी सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। क्या कहा था बी.डी. सावरकर ने, तो 1857 के विद्रोह को सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। अब ये किस वर्ष हुई थी, क्या हुई थी, तो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1911 में। 1911 में क्या हुई थी कि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कलकत्ता थी, उसके बाद वो दिल्ली बन गई। तो कब बन गई थी, तो 1911 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिस वर्ष उपरांत दशकीय मतलब क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई थी, वह था, मतलब भारत में कब से शुरू हुआ कि हर एक साल में हर एक 10 साल बाद जनगणना होगी ही। ये किस साल से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1881 से। 1881 से क्या शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था कि हर एक 10 साल में ना एक बार जनगणना जरूर होगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1881 से। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है, क्या, तो विक्टोरिया टर्मिनस ये किस शैली की इमारत है, किस शैली की इमारत है, तो नवगौथिक शैली की। किसकी, तो नवगौथिक शैली की। क्या है, तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये नवगौथिक शैली की इमारत है। ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये किस शैली का उदाहरण है, ये किस शैली का उदाहरण है, तो इंडो सारा सैनिक शैली का। किसका, तो इंडो सारा सैनिक का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। सबको पता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो महात्मा गांधी का है। इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में भी वही दिया हुआ है। ठीक है, कि उसमें भी आ सकता है इंग्लिश में भी चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो या फिर किसकी, उसमें तो रहेगा किसकी बायोग्राफी है, तो किसकी है, तो महात्मा गांधी की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कि कौन सा समझौता, तो गांधी और इरविन का समझौता कब हुआ था, मतलब कि किस वर्ष में हुआ था, तो 1931 में हुआ था। 1931 में क्या हुआ था, तो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी जो थे इनके द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा जन आंदोलन शुरू किया था, तो नील आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने सबसे पहले शुरू किया था, तो नील आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जो थे इन्होंने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। ठीक है, तो ये शुरू किया था 1920 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, ये आएगा ही एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था, तो 1920 में किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन शुरू हुआ। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, अभी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा करके दे सकता है, इससे मतलब नहीं, क्वेश्चन सिर्फ आप याद रखिएगा उसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो 1920 में किया। अब क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अभी क्वेश्चन में था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। कौन सा समझौता? तो पूना समझौता जो है ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1932 में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा पूना समझौता 1932 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने किस विषय में निम्न शब्द कहे थे। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने किस विषय में ये शब्द कहे थे? वो शब्द क्या थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक क्या है। तो ये किसने क्या कहे थे? महात्मा गांधी ने किस विषय में निम्न शब्द कहे थे। ये शब्द किस विषय में कहे थे? तो ये कहते कृष्ण प्रस्ताव में। किस प्रस्ताव में कहते? तो कृष्ण प्रस्ताव में क्या कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक। ठीक है, ये कहते कृष्ण प्रस्ताव में। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1937 यानी कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी संभावों का चुनाव हुआ। क्या क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में, मतलब कितने प्रांत में, यही समझिए कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1937 में किसका चुनाव हुआ था, कि कितने प्रांतों में, इसमें तो दिया ऐसे क्वेश्चन रहेगा विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था। तो 11 प्रांत में। कितने प्रांत में? तो 11 प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था किसान आंदोलन? तो चंपारण से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? चंपारण किससे किया था? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? कौन सा कांड? तो चौरा चौरी कांड। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए याद ही रखिएगा कि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 से हुआ था। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड कब से हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून ये किसने तोड़ा था? तो नमक कानून महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। नमक कानून किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने तोड़े थे। कौन सा कानून? तो नमक कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शहीद आजम किसे कहा जाता है? क्या? तो शहीद आजम किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता है कि भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो शहीद आजम कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शहीद आजम कहा जाता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कौन सा समझौता? तो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1916 का। कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 को कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में लखनऊ का समझौता हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी, दिसंबर 1916 को। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है कि फ्रंटियर, क्या? तो फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है फ्रंटियर या सीमांत गांधी? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताने कि कौन सा कथन जो है ना वो सही है। किसके बारे में? तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो पहला कथन क्या है कि होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना जो था इसने होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। ये भी इसके बारे में सही है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि बेवेल योजना आविष्कार की। कौन सा योजना? तो बेवेल योजना को अस्वीकार की थी। ठीक है, ये तीनों कथन सही है। किसके बारे में? तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का, किसका? तो आजाद हिंद फौज का गठन कहां पे किया था? तो सिंगापुर में किया था। कहां पे किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन? तो सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के क्लेहाल में कब की? क्या क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के क्लेहाल में कब की? किस वर्ष की थी? तो 2 अक्टूबर 1943 को की थी। कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में तो की थी 2 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 में अपना भारत आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अब उस समय ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी उस समय ब्रिटेन में? तो थी लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। कहां थी? तो ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? किसका? तो कांग्रेस का। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बी आर अंबेडकर थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। किसने? तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर स्वीकृति कब दी थी? तो 16 जून 1946 को दी थी। कब दी थी? सो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दिया था तो 16 जून 1946 को दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन करा कि 24 जनवरी कब? तो 24 जनवरी 1950 को। किस कब? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने, कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, यानी अपना साइन किया था? कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य। कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉरेंस भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, सर सेटोफोर्ड स्क्रिप्स भी थे, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों जो थे, ये तीनों थे कैबिनेट मिशन सदस्य के कैबिनेट मिशन के सदस्य। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियो में 2 नंबर और 5 नंबर के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस साल एग्जाम में आ ही सकते हैं, वही सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।